और गुड आफ्टरनून। आप सब मेरे को जानते हैं, आपका क्लासमेट हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है G20। बेटा आगे बैठो, प्यारे बच्चे प्लीज आगे आओ। जो नहाए गए उनके साथ आगे। G20 हमारा टॉपिक है G20 बाय मिस्टर शक्ति सर, है ना। तो मुझे बता सकते हैं G20 से क्या समझा, आपने कभी सुना हो, गुड, कहीं देखा हो, बता सकते हैं कोई? वेरी गुड बिगिनिंग। यस मैडम। समिट 2024 हुआ था अभी। समिट 2024 अच्छा, इसका समिट 2024 हुआ था। कहाँ हुआ था मैडम, डू यू नो? मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, ब्राजील। ओके, और इंडिया में कब हुआ था पता है? हाँ बोलो भाई, कोई बताएगा? इंडिया में भी हुआ था इसका समिट? हुआ है बेटा, हुआ है। मुझे याद था। आप और भूल गए, आपको पता है? हाँ अभी हुआ है, बताइएगा। अच्छा G20 पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं ब्रीफ सा। 19 इसमें कंट्रीज है 19 कंट्रीज। ओके, और एक यूरोप यूनियन, या फिर EU तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, मैंने बताया आपको। तो G20 मतलब एक ग्रुप है 20 देशों का, मतलब कि 19 देश है उसमें, और एक EU मतलब के यूरोप यूनियन, ठीक है। और ये सब इस ग्रुप से मतलब ना, ये जो G20 बनता है ना, ये सब ना इसके लिए वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये ग्रुप बनाया होता। अगर आपको G20 समझना है ना, उससे पहले आपको G7 समझना पड़ेगा, तब आप G20 को समझोगे। अच्छा इसका प्रीडिसेसर है वो, है ना। शाबाश। G20 एक्चुअली फॉर्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए आपको G7 पढ़ना पड़ेगा पहले। G7 तो ये बात है 1970 की है। बाकी बच्चे फोन में देखो भाई कब बना था ये, 1970 में कि 74 में, देखो चेक करो। आप लिखो, कोई बात नहीं, बाकी चेक करेंगे। G20 का बना था। वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज, वर्ल्ड इकोनॉमी जो वीक हो गई थी 1970s में, वो क्यों हुई थी, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका एक, वैसे तो बहुत सारे कारण है, इसका तो मेन रीजन एक ही है। ऑयल क्राइसिस। अच्छा ओके, ऑयल क्राइसिस के बारे में कब बना था बेटा? 75 लिख लो। G7 बना है 1975। नहीं, ये मैं बताऊंगा आपको। अच्छा ये G7 इसका भी तक मैं बताऊंगा इस सब कुछ आपको। ये 1970 में वर्ल्ड की इकोनॉमी वीक हुई थी। अच्छा, ऑयल क्राइसिस, आप ऑयल क्राइसिस से समझते क्या होता है? ऑयल क्राइसिस समझते हैं, बताएंगे लेकिन इतने अच्छे। बोलो कौन बताएगा ऑयल क्राइसिस क्या होता है, बता सकते हैं यहाँ से। बोलो, सुना है आपने ऑयल क्राइसिस क्या होता है? तेल संकट, ये बता देगा लड़का। बोलो बेटा, ऑयल क्राइसिस सुना है आपने? जब ऑयल महंगा हो जाता है, सुना है कभी सुना किसी बच्चे ने भाई, कोई इकोनॉमिक्स का या हिस्ट्री का? ऑयल क्राइसिस क्या होता है? जब ऑयल के भाव महंगे हो जाते हैं और फिर कंट्रीज को, अपने देश को चलाना क्या हो जाता है? मुश्किल। 70s में क्या हुआ था? इजराइल और अरब की दोबारा लड़ाई हुई थी। अगर आप पढ़ेंगे, एक फेमस वॉर है बेटा, लिखो, यौम किपुर वॉर है। यौम किपुर वार पढ़ी है हिस्ट्री, लिखिए। ओए यार वेरी गुड। मैं क्या देखो ऐसी बात है, ये क्यों हुआ था? अरब कंट्रीज जो थी ना, ये जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, UAE, इराक, सीरिया, इजिप्ट, ये सब अरब कंट्रीज में आती है। और ये सबसे बड़ा, इनके पास ये ऑयल जो भी निकलता है, क्रूड ऑयल, सब कुछ मतलब पूरे वर्ल्ड को यही ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और उस टाइम पे ना एक वॉर हुई थी 1970, यौम किपुर वॉर। लिखो, शाबाश। ये इजरायली का एक फेस्टिवल है शायद, यौम किपुर वॉर। पढ़ के देखो, फोन में देखो जरा, और ग्रुप में शेयर हुई थी। किसके बीच हुई थी? इजराइल और अरब कंट्रीज के। इसमें मेन थे सीरिया प्लस इजिप्ट, ये लड़ रहे थे इजराइल के साथ। अच्छा, यौम किपुर वॉर है ना। हाँ, ये वॉर हुई थी। और जब मतलब ऐसे में एक, अगर दो कंट्रीज लड़ती है ना, तो उनको कोई सपोर्ट दे रहा होता है। तो यहाँ पे इजराइल को सपोर्ट दे रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज दे रही थी इसको सपोर्ट, जिसमें आती है USA मेन, USA। ये दे रहे थे इनको सपोर्ट। तो जो ये अरब कंट्रीज थी, इन्होंने पहले बोला, इन्होंने लगाया ऑयल एम्बार्गो। ऑयल एम्बार्गो। गुड, आप ऑयल एम्बार्गो कुछ समझते हैं? समझते? ये बता सकते बस नहीं बेटा, ऑयल एम्बार्गो। कोई बच्चा क्या होता है ऑयल एम्बार्गो? चलो कोई बात नहीं। ऑयल एम्बार्गो मतलब एक तरफ जैसे टैरिफ लगाते हैं ना, जो अगर अपना सामान बेच रहा है ना, वो अपने हिसाब से उस प्राइस को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, 4 टाइम कर दे, 5 टाइम कर दे, उसको बोलते हैं। तो अरब कंट्री ने जब इन्होंने बोला कि ये इजराइल को मतलब कि ना वो करना चाहते थे, इन्वेड करना चाहती थी अरब कंट्रीज, बट उस टाइम पे USA ने इसको सपोर्ट देके, इजराइल को सपोर्ट देके मतलब
फाइनेंशियल, मिलिट्री, डिफेंस, मतलब सब कुछ देके इसको मतलब ना इसको मतलब ये सपोर्ट कर रहे थे। और अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर आप दुश्मन को सपोर्ट करते ये तो भड़केंगे ना। इन्होंने अपने ऑयल पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, मतलब कि उन्होंने अपने ऑयल के प्राइस 4 टाइम कर दिए, सोचो। अच्छा, गुड। और कौन सी संस्था थी बेटा वो भी लिखा है आपने? यस। अच्छा, OPEC। हाँ लिखो, शाबाश। बाकी बच्चे पढ़ो, क्या होती है OPEC? मैडम जी देखो, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ग्रुप में भेजो बाकी बच्चे जो फोन तेज चलाते हैं। ओपेक बोलते हैं इसको, ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, Good। ये ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये मतलब वॉर चली थी आपकी 6 डेज। 6 डेज वॉर। अच्छा सर, 6 डेज वॉर चली थी आपकी, ठीक है। तो इतने में क्या हुआ, मुझे आपने समझा क्या हुआ था इसमें? यहाँ पे ऑयल क्राइसिस आया था, वर्ल्ड इकोनॉमी वीक क्यों हुई थी? अब देखो, अगर 90% आप जो है 90% जो है ऑयल जो है वो इन्हीं कंट्री से आता है। आज भी इन्हीं कंट्री से आता है। अरब देश अगर आज भी अगर दुगना प्राइस पे कर रहे हैं, फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। रुको इसको चेक ही करें, आपने अच्छा पंगा लिया ही। बताओ भाई, चेक करो जरा फोन में, वर्ल्ड में कहाँ से कितना तेल आता है। मेरे ख्याल से अब तो रशिया भी देता है। चेक करो वर्ल्ड में कहाँ से कितना ऑयल पैदा होता है। देखो बेटा, पता होना चाहिए, है ना? सही बोल रही है, चेक करो। बहुत अच्छी बात है। ये बात है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये, पर अमेरिका और रशिया भी तेल पैदा करता। कितना कितना देखो जरा, कोई बच्चा निकाल सके। लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर देखो जरा, और नॉलेज बढ़ेगा आपका। शाबाश। अच्छा, फिर क्या हो जब तेल महंगा हो गया? सर मिल गया। कौन है सबसे ज़्यादा, बोलो? सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ऑयल का? USA। नंबर 2 सऊदी अरेबिया। नंबर 3 रशिया। नंबर 4 कनाडा। हाँ 5 चाइना, ईरान, इराक, ब्राजील। अच्छा, इसमें पता क्या सीन है? एक्चुअली अमेरिका जो प्रोड्यूस करता है उसमें से बहुत सा खुद खा जाता है, पर ये अरब देश मैक्सिमम अरब देश में मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, इनके पास तेल ही तो है। अगर समझ लो अर्ली 1973 में क्या हुआ था ना, मतलब आप देखो किसी एक गांव का समझ लो आप, अगर ना बेशक ना 2 बंदे आपस में बेशक लड़ते हैं ना, पर जब गांव में बात आती है ना, गांव के ऊपर बात आती है तो सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो 1973 में ऐसा होता है जब वो ऑयल एम्बार्गो लगा, तो मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी जो इससे मतलब सफ़र हो रही थी, मतलब कि उनमें थे एक USA, UK, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी। ठीक है। हाँ, जर्मनी अभी एक नहीं हुआ था, याद है ना? कोल्ड वॉर में कब वो जर्मनी एक, बताओ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हिस्ट्री वाली लड़की कब हुआ था? सुना है कभी किसी ने? आप बोलो भाई हिमांशु, हिस्ट्री वाले, ये जर्मनी कब एक हुआ? 1990 बेटा, जब कोल्ड वॉर खत्म। शाबाश। तभी इन कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स, अच्छा वो मिले जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स, प्लस सेंट्रल बैंक जो थे, अच्छा सेंटर के गवर्नर्स, अच्छा गवर्नर्स जो हैं वो एक मीटिंग करते हैं। अच्छा जी, एक मीटिंग करते हैं, फिर व्हाइट हाउस में, अच्छा। मतलब ना उससे उस टाइम में बनता है हमारा G4। अच्छा G4 बनता है। उस टाइम पे हमारा G4 बनता है, मतलब ये मतलब इनकी जो इकोनॉमी गिर रही थी, इसको स्टेबल करने के लिए इनके लिए स्ट्रैटेजीज, ओके, तो हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, नीति बोलते हैं उसको शायद हाँ। हिंदी में ना, तो नीतियां बनाई, मतलब इन्होंने नीतियां बनाई कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। रणनीति बोलते हैं उसको, स्ट्रेटजी, रणनीति। अच्छा हाँ, वही हिंदी में भी कोई बात नहीं, हम बैठे। तो मतलब ये हुआ, उस टाइम पे हम बना हमारा G4, और उसके 2 साल बाद हमारे पास कनाडा और इटली भी इसमें शामिल हो गए, ओके, अच्छा जी। और G6 बना इससे। G6 बन गया, वाह, 7 नहीं बना। G6 बना, मतलब ये 2 साल बाद जापान, इटली एंड जापान, ओके। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो समिट बन रहा है ना, इसमें कौन कौन कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जो खुद स्ट्रांग देश है वही बन रहे हैं अभी तक, ठीक है। इतना हुआ, और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई 1975 1970, ओके, जो मैडम ने बताया, ओके। ऑफिशियल, और ये हुई थी रैम्बोलेट, फ्रांस। हाँ, ऐसा फ्रांस में हुई थी ना? फ्रांस में हुई थी, फर्स्ट इसकी ऑफिशियल मीटिंग हुई थी ओके। फ्रांस में, ठीक है। और 1976 में ज्वाइन हुआ था कनाडा। अच्छा, शाबाश। तब तक मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, तेल के महंगे होने से हमें क्या असर पड़ता है? आप बोलो इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, आपको ज़्यादा तंग कर रहे हैं, पर फिर भी अगर तेल महंगा हो गया
तो हमें क्या फर्क पड़ता है, होने दो। इकोनॉमिक्स में क्या असर पड़ेगा? सर तो हमको मिलेगा नहीं, तो हमारे मतलब जैसे यूएस डॉलर्स में बढ़ता रहेगा वो। मैं समझी नहीं कुछ तरह कौन सा। अगर ऑयल के प्राइस महंगे होंगे बेटा तो हमें क्या असर पड़ेगा, बता सकते हो? बोलो। गाड़ियाँ कम बिकेगी। गाड़ियाँ कम बिकेगी, ठीक है। आप बोलो बच्चों, कौन बोलेगा? अगर तेल महंगा हो गया, मान लो आज 100 रुपये है, कल 200 रुपये होगा, क्या असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर? हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि हमारे जैसे गाड़ी बाइकों में तेल ही लगता है, उसमें फैक्ट्रियों में भी तेल लगता है। अगर वो महंगा हो गया तो हमारे लिए वो महंगाई बढ़ी। हाँ गुड। क्या होगा? देखो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ऑयल से। गाड़ी जो चलती ना, अब जो यहाँ आप आटा खरीदते हो कैसे आता है? वो ट्रक में लद के आता है ना। जब ट्रक का भाड़ा बढ़ जाएगा, आटा भी क्या हो जाएगा? महंगा। प्राइसेस, आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी और प्राइसेस हाइक हो जाएंगे, और आपको अपने लोगों को बेसिक ज़रूरतें पूरी करना क्या हो जाएगी? मुश्किल। इसलिए डरते हैं देश किससे? ऑयल के हाई होने से। अगर फ्यूचर में सारी गाड़ियाँ क्या हो जाए? इलेक्ट्रिकल, तब नहीं डरेंगे। पर अभी ज़्यादातर गाड़ियाँ किस में चलती है? डीजल में या इसमें, ठीक है। शाबाश। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये 1976 में मतलब कि फाइनली G7 फॉर्म हुआ था। और ये हाँ। किसके लिए हुआ था पता है आपको? बताया मैंने पहले। अब ये तो मुश्किल है बताना इनको यार, मेरे को भी पता किस लिए। वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल करने अच्छा, के लिए। स्टेबल करने के लिए। हाँ। ओके ओके। इसके लिए बना था। और इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उसमें G7 में जितनी भी कंट्रीज थी ना, USA, UK, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये 7 कंट्रीज थी ना। और ये उस टाइम की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज थी और सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। हाँ, good। मेन इसमें यही था। इसमें कोई नहीं थे अनडेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन, कोई कुछ नहीं था। ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाली डेवलप्ड कंट्रीज थी और इकोनॉमी इनकी सबकी टॉप पे थी उस टाइम पे। तो इसका मतलब ये वर्ल्ड की सबसे अमीर कंट्रियों का और ग्रुप मजे था। की बात है, 1978 में इसको रशिया ने भी ज्वाइन किया था। अच्छा, 78 में। ओके। 98 में किया, सॉरी। हाँ, जब रशिया टूट गया ना बेटा तब आए। ठीक है, 98 98। ठीक है। इसने इसको ज्वाइन किया, मतलब इस टाइम पे नहीं, ये जब इसको ज्वाइन किया ना, बट इसको ना एक बार 2014 में इसने ना एक कैरिबिया करके एक कंट्री है, उसको इन्वेड किया था। उसकी वजह से इसको यहाँ से G7 से हटा दिया, G8 से हटा दिया, मतलब G8 बना और उसको इसको हटा के फिर से G7 में रह गया ठीक। उस टाइम पे, ठीक है। और ये इतना है G7। अब समझ गया आपके G7 क्या था? उम्मीद करता हूँ समझ ही गए होंगे G7 क्या था। अब आते हैं हम G20 में। मतलब आपने पूरा बैकग्राउंड बताया हमें ना, कैसे कैसे ये चला हुआ है हिसाब किताब। अब आ रहे हैं जो उसका जो अब जो लेटेस्ट वाला फंक्शन है उस पे सर आ रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी देखो पूरी बातें बताई आपको। तेल का प्राइस बढ़ गया तो क्यों ये डर गए अमीर देश कि अब हमारा क्या होगा, इन्होंने अपनी गैंग बना ली, अब दोबारा क्या हुआ देखो। G20 आज का टॉपिक हमारा यही है। बट अगर मैं डायरेक्ट G20 बताता ना, तो ये पिछले जो G7 था ना, ये आपको पता ही नहीं होता कि G7 पढ़ते नहीं के बाद G7 था नहीं था, G2, G4, G6 होता है ना। ये अब देखो जैसे G7 क्यों शुरू हुआ था, किसकी वजह से शुरू बनाया था G7? जब इकोनॉमी वीक हुई थी, वहाँ पे क्राइसिस आया था, ऑयल क्राइसिस। और ये G20 भी बना था एक क्राइसिस की वजह से। तो बता सकते हैं कौन सा क्राइसिस? बताओ इकोनॉमिक्स वाले, इसको छोड़ दो। और बोलो भाई 1997 में कौन सा क्राइसिस आया था मैडम जी? सोचो सोचो सोचो। वर्ल्ड में कौन सा क्राइसिस आया था 1997 में? ये हिस्ट्री है भाई लड़के, है अमेरिका। क्लाइमेट वगैरह का भी होता, तब भी होता। हाँ ठीक है, तो गैस कर, शाबाश बच्चे, कोशिश करनी चाहिए। एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ये जो कोई चक्कर नहीं, हो जाता है, जिंदगी बड़ी छोटी छोटी है ना। यहाँ क्या हुआ था, जो ये सार्क कंट्री है ना, ये आसियान कंट्री है, इनके देश से जो FDI थी वो बाहर जा रही थी, एकदम से भाग रहे थे बाहर इन्वेस्टर, और बड़ी महंगाई होगी एकदम से। इसको बोलते हैं एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। पढ़ना इसके बाद। क्या था? हाँ। ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आया था? हाँ गुड। इसका रीजन है, इन्होंने लोन लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, और इन्होंने वो लोन यूज किया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। ओके, अगर वाह। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आप लोन शॉर्ट टर्म का यूज करें तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर होंगे वो अपना पैसा नहीं डूबने देंगे, वो निकालेंगे। और उस टाइम पे ना सब इन्वेस्टर ने ना अपना अपना ना पैसा यहाँ से निकाल लिया, विड्रॉ कर दिया। अब देखो एक कंट्री के पास अगर 100 रुपये है ना, उससे अगर वो दूसरी कंट्री से अगर उसने 90 रुपीज़ लिए हैं अपने शॉर्ट टर्म के लिए और उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाएगा जब,
तो वो ऑब्वियसली ना दूसरे अपने पैसे को डूबता देखे निकालेंगे। वैसे ही ना इन सब कंट्री से मेन साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड 4 और होंगी साथ है ना सर। तो ये इनके ना और बहुत नुकसान हुआ था। अब देखो एक कंट्री से इतना सारा पैसा एकदम निकल जाएगा तो वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्राइसिस में आएगी। पर इसका एक मेन पॉइंट ये है ना, आप देखो अगर ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे ये था अगर एक कंट्री बर्बाद हो रही है ना तो वो वर्ल्ड भी उससे डिस्टर्ब हो रहा है। गुड, ये कैसे हो रहा था? प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक कंट्री अगर वो कर रही है मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में आ रही है तो और भी नुकसान उससे का। नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना वर्ल्ड डिस्टर्ब ऑब्वियसली होगा। अगर यहाँ से इन्वेस्टर अगर दूसरी जगह होंगे ना, दूसरी जगह जाएंगे इन्वेस्टर्स, तो वहाँ पे अगर ऑलरेडी होंगे इन्वेस्टर को पैसे लगाने की जगह नहीं मिलेगी तो वो फिर मतलब ऐसे रहेगा। इसकी वजह से ये अगर डायरेक्ट 7 कंट्रीज एशिया की 7 कंट्रीज अगर डूबेगी तो ऑब्वियसली ना पूरा एशिया डिस्टर्ब होगा। अगर पूरा एशिया डिस्टर्ब होगा तो फिर बाकी कॉन्टिनेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? रुको एक मिनट पूछते, क्या क्या फिनोमेना है ये, क्या बोलते हैं इसको मॉडर्न टाइम में, जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट करता है? पढ़ा भी आपने, सुना भी इस शब्द के बारे में बहुत, जो फाइनेंशियली वर्ल्ड को जोड़ता है आपस में। अमेरिका का पैसा भारत आता है, अमेरिका की कंपनी भारत आती है, भारत की कंपनी अमेरिका सामान बेचती है। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? एक वर्ड है इसके लिए, कोई इतना मुश्किल नहीं मैडम, बोलो क्या बोलते हैं इस सिस्टम को जो आजकल बोलते हैं हम इस दुनिया में? क्या होता है ये जब वर्ल्ड की कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हो जाती है? क्या बोलते हैं इसको यार? ये वर्ड है यार इंग्लिश का है। हाँ यस, ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, वर्ल्ड क्या हो गया? इंटरडिपेंडेंट। अमेरिका का पैसा लगा है वहाँ पर, अमेरिका की कंपनियां वहाँ है, वो डूबेगा तो हमको भी घाटा हो रहा है, आपके गिरने से मुझे भी क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। वो बोल शाबाश, वहाँ पे उनका करेंसी क्लैश हुआ, शाबाश। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हुई, पॉवर्टी हुई। ऑब्वियसली बात है अगर किसी देश में पैसा नहीं रहेगा तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें तो ऑब्वियसली होगी, ठीक है। और आप ये सोच लो 1998 में रशिया तक इससे इन्फेक्ट हो गया था, इस क्राइसिस की वजह से ये भी इसमें इंक्लूड हो गया था, ठीक है। अगर इतना कुछ हो गया तो उसके लिए तो आप देखो जैसे वो ऑयल क्राइसिस था, उससे बचने के लिए उन्होंने G7 बनाया। हाँ तो ऑब्वियसली इसके लिए, इससे बचने के लिए उन्हें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी ना। गुड, रुको अभी मैं इसमें प्रश्न पूछता हूँ, क्यों चाहिए थी बड़ी? G7 क्यों नहीं कर सका इसको हैंडल? बताओ बोला बेटे, गैस करो। G8 था ना, तो G8 क्यों नहीं कर सका हैंडल? G20 क्यों बनाना पड़ा? प्रश्न ये है, एक मिनट रुकना ना, फिर पूछते कोई अपना दिमाग लगा सके। बोलो सर, ब्लैक शर्ट आप बोल सकते हैं, क्यों फिर इनको G20 8 से क्यों नहीं काम चल रहा था? G8 से करते हैंडल। G7 सर अपने लिए, अपने देश के लिए सोच रहा था, औरों के लिए नहीं सोच रहा। क्यों इसमें शामिल तो हुए ये सारे? G7 में सर 7 ही कंट्री। नहीं पर G7 के ही बंदे इसके मेंबर बने ना फिर, इसके आधे मेंबर G7 के बंदे ही हैं। सर बाकी भी तो है फिर, तो उनको क्यों लिया? अपनी आवाज़ उठाएंगे ना सर, उनकी आवाज़ सुनने के लिए जोड़ा उनको। वाह यार क्या बात है, ताकि उनकी आवाज़ सुन सके। बच्चों कोई गैस करेगा? क्वेश्चन समझ आया आपको? यशी का क्वेश्चन क्या है? G8 ने क्यों नहीं, G7 ने क्यों नहीं संभाल लिया इसको? G20 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न ये आप बोल सकते हो बच्चों। तो उनके पास कंट्रोल होगा, फिर बाकी उनके पास कंट्रोल मतलब चाहते थे कि उनको भी साथ में लेके चले, ऐसा पॉजिटिव सेंस में। नहीं, अगर G7 वाला ही करते तो सिर्फ उनके पास ही कंट्रोल था, बाकी सबके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं होता बोलने के लिए, उनके पास ऐसी कोई पावर्स ही नहीं होती बोलने के लिए। हाँ जैसे भाई ने, इस लड़के ने भी यही बात बोली, बहुत अच्छी बात है। और कोई बोलना चाहता है? ये जो हमारी मेहरा, सोनिया मेहरा, यस, कोई और बोलेगा? लगाओ दिमाग, सब लगा सकते हैं। क्यों जरूरत पड़ी मैडम, कैन यू गैस? G8 से क्यों नहीं हुआ काम? G20 क्यों बनाना पड़ा? बोला, बोलो कोई बोलेगा? बोल सकते भाई हैं? देखो फॉर एग्जाम्पल हम कोई बड़ा टेबल उठा रहे हैं, पहले 2 बंदे उठा रहे थे, अब बहुत बड़ा हो गया और भी चाहिए हमें। तो कारण क्या था? वर्ल्ड की इकोनॉमी में बेटा 10-15 सालों में आसियान का साइज भी बढ़ गया था, चाइना का साइज बढ़ गया था, पहले से कई गुना इंडिया का बढ़ गया था। अब इनके औकात की बात नहीं थी खुद करना, समझ रहे आप? G8 का साइज वर्ल्ड के GDP में क्या हो गया था? छोटा हो गया था, अब इनसे हैंडल नहीं हो रहा था। इनके मन में ये इच्छा नहीं थी कि इनको भी शामिल करो, मेरा भाई है। दुनिया में कोई किसी को शामिल नहीं करता बेटा जब तक आपके पास ताकत नहीं है, ठीक है ना? ताकत मिलती नहीं, लेनी पड़ती है। तो जब हम बड़े हो गए, साइज बढ़ गया, इनको लगा रहा है इनको शामिल किए बिना हम नहीं चल सकते, तब इन्होंने हमको बुलाया, समझे? तब बड़ा G20। सिंपल बात समझे, जितना बड़ा काम होगा उतने ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस था, इसलिए इनको ज़्यादा ये 7 कंट्रीज इसको हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए उन्होंने ना फाइनली 26 सितंबर 1999 को इन्होंने G20 बनाने का फैसला लिया। पर इसमें बेटा एक बात फिर देखो, ये बात है, काम तो बड़ा था पर पहले हमारी औकात नहीं थी। आप चेक करो, चाइना का GDP जब उसने रिफॉर्म किया था
79 में कितना था और 1998 में कितना बड़ा हो गया। इंडिया ने भी रिफॉर्म कर दिया 1991 में और हमारी इकोनॉमी बढ़ गई थी, आसियान की इकोनॉमी बढ़ गई थी। तब मजबूरी थी इनको बुलाना पड़ा, बुलाने के शौकीन नहीं थे, नहीं तो ये खुद मैनेज करते थे कि चल भाई छोटू इधर आ जा। पर अब वो छोटू छोटू नहीं रहा ना, अब छोटू बड़कू हो गया, समझ गया। आगे बोलो। फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स यही अटेंड करते थे इन मीटिंग्स, वही स्ट्रेटजीज बनाते थे कि हम अपने इकोनॉमी को स्टेबल कैसे कर सकते हैं, हम कितना एक्सपेंडिचर करें और कितना हम ट्रेड बैरियर्स लगाएं, कितना स्पेंड करें, ये सब कुछ यहाँ पे ये बनाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन था ना कि कौन कौन कंट्रीज हम लें। सही बात, मतलब ना क्राइटेरिया होता है ना, किसी भी चीज़ को बनाना तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया था, हाँ क्या था फर्स्ट? शाबाश। फर्स्ट क्राइटेरिया था जो G7 के मेंबर्स थे ना, हाँ वो तो होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। अच्छा। और सेकंड क्राइटेरिया था जो बिगेस्ट इकोनॉमीज है। अच्छा, जो इसके बाहर जो बिगेस्ट इकोनॉमीज है उनको बुलाएंगे अब, जो हमारे बाद, समझ गए आप? मतलब वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज उभर रही है उस टाइम में, चाइना, रशिया, इंडिया, टर्की, साउथ अफ्रीका, ब्राजील वगैरह, ये सब मतलब उस टाइम पे नहीं उभर रही थी। और उस टाइम पे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, ये हो रहा। थर्ड क्राइटेरिया था रीजनल पावर्स। हाँ, रीजनल पावर होनी चाहिए, अपने इलाके के डॉन होने चाहिए, नहीं रीजनल पावर्स। रीजनल पावर्स मतलब आप देखो ना, कोई भी रीजन है ना, उसमें से ना एक बंदा होता है जो उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास एशिया के उससे थे इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया वगैरह जो थे, ये थे एशिया की तरफ से। अगर मैं लिखूँ तो टाइम हाँ कोई बात नहीं, आप बोल के चलेगा सर। तो मतलब उसके बाद में जो साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना आ गए, नॉर्थ अमेरिका से यूएसए, मैक्सिको, ठीक। उसका ओशनिक ओशियाना, हाँ उस रीजन से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बड़ा, खुद एक कॉन्टिनेंट है। मिडिल ईस्ट से सऊदी अरेबिया और टर्की और यूरोप यूनियन, ये मतलब हुए थे। तो उस टाइम पे ना आप देखो ये टॉप, ये मतलब जो कंट्रीज 19 कंट्रीज बनी थी ना, ये उस टाइम पे ना टॉप इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग थी और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थी और डिफेंस और मिलिट्री भी इनकी सबकी स्ट्रॉन्ग थी। तो मतलब इनका हो गया कि हम ना डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग नेशन को साथ में लेके चलेंगे। इसके बाद ये G20 का फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग थिंग इसमें ये है ना कि पर्पस, इसका पर्पस G20 का पर्पस है कि मतलब जो ग्लोबल क्राइसिस आया था उस टाइम पे ना, उसको मतलब कि ना सुधारना, मतलब उससे बाहर निकालना वर्ल्ड को, ठीक है। और जब 2008, हाँ रुको, कहाँ आया था फाइनेंशियल क्राइसिस? पहले इकोनॉमिक्स वाले एडिशन है, मैंने पकड़ के गुस्से मार के बोलो भाई इकोनॉमिक्स वाले, आप इकोनॉमिक्स? नो, आप इकोनॉमिक्स? अच्छा गेस तो करो, देखो ज़रा फ़ोन में कहाँ आया था। देखो 97 का बताया, कहाँ आया था? आसियान में। 2008 में आया था बेटा, बोलो। हाँ यूएस की मार्केट में आया था, शाबाश, बोलो गुड। ये यूएस की मार्केट में आया था। और उसके बाद सोचोगे अगर यूएस की मार्केट में अगर क्राइसिस आया तो वर्ल्ड क्यों डिस्टर्ब होगा? बहुत पुराना टॉपिक, पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर यूएसए में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वर्ल्ड डिस्टर्ब क्यों होगा? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बोलो भाई। अगर यूएस से बर्बाद हो जाए, आज उसमें संकट आ जाए, तो दुनिया पे असर क्यों पड़ेगा? गैस करो। पीछे भी आपने पार लगाई थी, नहीं ये हमारी, कौन करेगा गैस? आप बोलो हिमांशु। अगर यूएस से बर्बाद होता है आज, तो हमको क्या असर पड़ेगा? हैं हम जुड़े उनके साथ फाइनेंशियली, है ना? जैसे हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं, चाइना के एक्सपोर्ट जाते हैं, है ना, वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो हम जुड़े हुए हैं, समझे? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर नीचे बाढ़ आ जाए बहुत ज़्यादा और लोग स्वस्थ ना हो, तो वो हमारे सेब क्यों खरीदेंगे? जब लोग खुशहाल होंगे नीचे तभी सेब खरीदेंगे ना हमारे। अब लोग मर रहे हैं नीचे, वो आपके सेब थोड़ी खाएंगे यार, है ना? तो जुड़े हुए ना सारे, ये बात है। शाबाश। वो पता क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है ना, वो पेट्रो डॉलर पढ़ा हमने, वर्ल्ड ट्रेड पढ़ा, उसमें पता है कि यूएसए का डॉलर ही सब जगह चलता है। अगर यूएसए का डॉलर ही वहाँ पे क्राइसिस आ गया तो वर्ल्ड तो डिस्टर्ब ऑब्वियसली होगा। अगर जो बंदा पैसे दे रहा है उसके वहीं गरीबी पड़ जाए तो बाकियों को क्या देगा वो? ये रीज़न है कि यूएसए में अगर वहाँ पे क्राइसिस आ रहा है तो वर्ल्ड डिस्टर्ब होगा उससे। और 1999 से 2008 तक ये जो मीटिंग्स ना G20 की अटेंड करते थे फाइनेंशियल मिनिस्टर्स ऑफ कंट्रीज और सेंटर में जो गवर्नर्स थे उन सब कंट्रीज के। बट इसके बाद जो मीटिंग्स हुई G20 की, उसमें वो लीडर्स भी करने लगे थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो मतलब कि
कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते थे, उनके मेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, अच्छा जैसे पीएम, प्रेसिडेंट्स। 1999 से लेकर 2008 तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे वही मीटिंग अटेंड करते थे, वही स्ट्रैटेजी बनाते थे। देखो तभी तो इन्होंने एक शब्द यूज किया था, समिट। क्या बोला था यशिका आपने? समिट बोला था ना। समिट वार्ता क्या होती है पता है आपको? क्या होती है समिट टॉक्स? समिट क्या होता है? SUM, देखो SUM, हाँ ऐसा कुछ स्पेलिंग होती है, SUMIIT। क्या होता है समिट? बताओ भाई, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? समिट क्या होता है? समिट, समिट, हाँ समिट मतलब हार मानने वाला, सबमिट SUB वाला कि कुछ और? हाँ इसका क्या मतलब होता है? मीटिंग। इसका मतलब होता है पहाड़ की चोटी, सबमिट। देखो देखो है कि नहीं, चेक करो। SUM क्या मीनिंग है? देखो लोग, व्हाट इज द लेक्सिकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? देखो क्या है मीनिंग? देख, शिखर है ना, शिखर वार्ता मतलब किसी देश के सबसे बड़े जो देव है, सबसे बड़े जो नेता है, वो जाते हैं इधर, टॉप के बंदे, उसको बोलते हैं समिट। वही कंट्रीज के मेन हाँ। रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो हमारे इंडिया का मेन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, USA के प्रेसिडेंट। अगर वही जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर मीटिंग्स देंगे तो मीटिंग्स नेक्स्ट लेवल होंगी, नेक्स्ट लेवल। ये वर्ड यूज किया है नेक्स्ट लेवल कोऑपरेशन। नेक्स्ट लेवल कोऑपरेशन मतलब क्या? अगर मेन बंदे अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो बढ़िया बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे। उसके बाद हाँ ऑफिशियल मीटिंग जो हुई थी ना, G20 की 2008 में वाशिंगटन में। मतलब G20 की ऑफिशियल मीटिंग 2008 में वाशिंगटन में हुई थी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक मेन डिसीजन लिया था, उसके मैं बताना चाहूँगा आपको। बेटा आप बताओ समय कितना है बताओ? थोड़ा रह गया ना, ठीक है। अच्छा EU रह गया भाई मार्को पढ़ने को, कौन आएगा पढ़ के? बोलो कौन करेगा मैम EU में? बोलो। चाइना तो इनको दिया है सर, आपको चाइना दिया ना, कब मंडे को तैयार है आपकी? नहीं पक्का? EU कौन पढ़ेगा? एक और उभरती शक्ति EU, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास। बोलो आप तो नहीं पढ़ेंगे? बोलो मैम आप तो नहीं आएंगे पढ़ के? इसमें ऐसा हुआ था वहाँ पे जो अच्छा जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे मेन डिसीजन एक लिया गया था कि ट्रेड बैरियर को कम करेंगे और स्पेंड को हाई करेंगे। किसको हायर करेंगे बेटा? स्पेंड। अच्छा स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे और ट्रेड बैरियर रिड्यूस ट्रेड करेंगे। बैरियर समझते हो? ट्रेड बैरियर से हाँ क्यों नहीं, इकोनॉमिक्स के बच्चे बता, चलो इसको छोड़ो, इनको तंग नहीं करो। बोलो कोई और बताओ, नाम ही आसान है रहा। ट्रेड का बैरियर क्या होता है? ट्रेड बैरियर क्या होता है? हाँ तो जो व्यापार में बाधा लगाते हैं उसको हटाएंगे ना। उसका मीनिंग है अपना टैरिफ। टैरिफ। अब देखो टैरिफ एक मतलब कि ये ट्रेड बैरियर की तरह ही काम करता है। अब देखो जैसे ट्रेड बैरियर क्यों बनता है? अगर यूएसए ने अभी हमारे ऊपर 25% में से 25% वो लगाया, टैरिफ लगाया है, तो उससे ट्रेड में बैरियर कैसे बनाएगा? वो ट्रेड में बैरियर ऐसे बनेंगे अगर इंडिया वाला सोचेंगे अगर हमारा वहाँ पे 25% अगर हमारा वहाँ पे टैरिफ लगे तो हम अपना सामान क्यों बेचें? लगे ना बैरियर। नहीं जैसे मान लो फ़ोन हम 100 रुपये में भेज रहे हैं वहाँ, अब वहाँ कितने का बिकेगा? 125। महंगा हो गया ना हमारा फ़ोन, तो कम लोग लेंगे। सब कस्टमर कब लेगा? जब चीप है, तो महंगा हो गया हमारा फ़ोन। और इन्होंने वहाँ पे बनाया था कि 4 ट्रिलियन का इन्होंने बनाया था कि हम 4 ट्रिलियन स्पेंड करेंगे ट्रेड में जैसे मर्जी वैसे। अभी ट्रिलियन अगर इसको मिलियन बिलियन ट्रिलियन समझाने बैठूंगा तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो हम भी इसे समझ लेंगे, आइडिया लगा लेंगे, बहुत होता है ये ट्रिलियन। आइडिया लग जाएगा इसका। ठीक है ठीक है। और इसका आप समझ लो, अब जो ये G20 है ना, इससे पता लग जाएगा आपको ये G20 कितना स्ट्रॉन्ग है। 2000 चीज़ें लिखूंगा उसके लिए। अच्छा जी बताओ, शाबाश। कितना स्ट्रॉन्ग है देखिए। 85% जो है ना अच्छा वर्ल्ड ट्रेड इसमें हो रहा है। अच्छा G20 कंट्री दुनिया का 85% ट्रेड
बाकी बच्चे फ़ोन में चेक करो भाई, हो सकता है ये ब्रैग कर रहा हो, पकड़ो जैसी का एक्सपोज करो, झूठ बोल रहा है तो ठोको ग्रुप में एकदम से कि ये गलत बोल रहा है। और बच्चे भी देखो, अगर आपको लग रहा है कि गलत बता रहे हैं तुरंत दो भाई, भाई साहब गलत बोल रहे हैं, आप चेंज करो 70% करो, दिखा लो। 85% जो है ना ये G20 की कंट्रीज है ना, वो 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओहो, इतनी बड़ी कंट्रीज। अब समझ लो ना, अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर किसी की हेल्प करना चाहिए तो वर्ल्ड, समझ लो कि वर्ल्ड यही है। अगर ये स्टेबल रहेगा तो ऑब्वियसली बात है पूरा ग्लोबल स्टेबल रहेगा। और 75% जो ट्रेड है वर्ल्ड का वो भी इससे ही होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक बात है 2/3 2/3 2/3 अच्छा, वर्ल्ड की 66% 66 मतलब 66% पॉपुलेशन जो है। 66% जो पॉपुलेशन है वो G20 में ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो G20 कितना स्ट्रॉन्ग है। और बाकी जो 44% है सर, वो क्या करेंगे, नाटी डालेंगे? नहीं सर, वो आपने बताया था एक वो सर का पेरिफेरल उसमें अच्छा, वो शोषण होगा। सोचने वाले मतलब समझ लो आप। अच्छा। ये आगे मतलब वो सर ने 3 वो बनाते थे ना सर। हाँ, मैंने नहीं, थ्योरी है बेटा, उसकी डिपेंडेंसी थ्योरी थ्योरी। हाँ, सही से। डिपेंडेंसी जो ये वाले ना लास्ट वाले पेरिफेरल ये आते हैं हाँ। 44% में। ठीक है। तो उनको पूछेंगे। और इनका जो शोषण हो रहा है वो सर ने तो कई बार बताया हो आपको। और इसकी एक मजे की बात है ना, इसका हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर नहीं है इसका? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यूएन का हेडक्वार्टर होता है, IMF का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो ये हर साल चेंज होता रहता है। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। मतलब आप देखिए इसमें 19 कंट्रीज प्लस यूनियन है। तो ऐसा होता है एक साल की मीटिंग एक कंट्री में और दूसरे साल दूसरी कंट्री में, तीसरे साल तीसरी कंट्री में, और हर साल इसका प्रेसिडेंट चेंज होता है। अच्छा, हर साल प्रेसिडेंट इसका चेंज होता है। यहाँ पे कोई और प्रेसिडेंट होगा, यहाँ पे कोई और प्रेसिडेंट होगा, यहाँ पे कोई और प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। और इसका एक मेन वो है मतलब ट्रियोका सिस्टम। ट्रोइका सिस्टम। शक्ति लास्ट 5 मिनट बेटा, जल्दी कर, शाबाश। इसी मतलब में ऐसा होता है कि 3 जो प्रेसिडेंट बने होते हैं ना, एक जो पिछला प्रेसिडेंट होता है, जो करंट प्रेसिडेंट होता है, और जो आने वाला प्रेसिडेंट होता है ना, ये इसमें मतलब स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा। G20 की समिट इंडिया में तो हुई थी, मैं ऐसे बताता हूं, इंडिया में हुई थी 2023 में, 23 दिल्ली में हुई थी प्रगति नगर में। ओके। ठीक है। और ये समिट चली थी 9 और 10 सितंबर को चली थी। अब देखो ऐसा होता है कि आप देखो अगर G20 की इतनी बड़ी समिट होती है, ठीक है, और 2 दिन इसको सिर्फ समिट के लिए मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई पूरे वर्ल्ड की ग्लोबली जो स्ट्रेटेजी है वो 2 दिन में बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये जो 2 दिन की होती है ना मीटिंग, ये होती है टॉप ऑफिशियल्स की, टॉप डिप्लोमेट्स की, और जो बाकी 10-15 दिन चलती है वो हर मिनिस्ट्री की होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की अलग होगी, कहीं पे किसी जगह पे होगी, कोई डेवलपमेंट की अलग होगी, उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे ना हर मिनिस्ट्री की दूसरे कंट्रीज़ के मिनिस्ट्री के साथ अलग अलग जगह पे होते हैं। पर जो मेन डिप्लोमेट्स और जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी होती है 9 मतलब 2 दिन जो उनको दिए होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद होता है इंडिया में, इंडिया का बताता हूँ। इंडिया में ना वसुदेव कुटुंबकम ऐसे करके इंडिया ने अपना मोटिव बनाया किया था। इसका मतलब था वन अर्थ वन फैमिली। भाई इसकी संख्या तो नहीं बढ़ा दी इंडिया में? बढ़ तो नहीं थी G20 की संख्या, बढ़ तो नहीं गई थी मेरे ख्याल से? नहीं सर, पक्का? ये इंडिया साउथ अफ्रीका वगैरह ये नहीं, एक कंट्री और तो नहीं बढ़ गई बेटा, इसमें चेक करो। एक कंट्री बड़ी है पर पक्का? उस पर मैंने पढ़ा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बोलो। ज़्यादा हो जाएगा फिर। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बहुत अच्छा। ग्रीन डेवलपमेंट, इसमें मतलब इंडियन ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और इन सब चीज़ों के लिए बताया होता है। अच्छा, ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट है ना। और अगर 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी, और 2025 में अब कब होगी मीटिंग इसकी?
2042 मतलब 2042 में होगी इंडिया में अपकमिंग जो। अच्छा वो तो छोड़ो, तब तक हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। इन पर ऐसे मतलब कि ये एक आइडिया है कि इस टाइम तक अगर दोबारा ऐसे होता है ना कि जो 19 कंट्री है ना वो देखो यूएसए में 2 बार हुई थी, बट वो जो पहली थी वो ऑफिशियल तो उसको नहीं मानना, बट ये साइकिल रिपीट होता रहता है सब कंट्री अच्छा। में जाता है, ऐसे साइकिल रिपीट करते 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 अगर इंडिया की बारी आएगी तो वो 2042 42 में होगा। में आएगी। बस इतने मतलब बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।